बच्चों, कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके पहले और दूसरे भाग के अंतर्गत बच्चों हमने देखा कि पृथ्वी की स्थिति कैसी है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने ब्रह्मांड के दूसरे पिंडों के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में बच्चों हम देखेंगे कि ब्रह्मांड में दूसरे जो आकाशीय पिंड है, साथ ही आकाशगंगा, तारे, पृथ्वी और चंद्रमा, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आकाशीय पिंडों का निर्माण। बच्चों, आकाशीय पिंडों के निर्माण के अंतर्गत हमने देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार हम ये जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इसी विस्तार के आधार पर हमने ब्रह्मांड के निर्माण और उसके पश्चात आकाशगंगाओं के निर्माण का अध्ययन भी किया। बच्चों, इसके पश्चात आज हम देख रहे हैं तारों का निर्माण। तारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? यह उसी प्रकार से हुआ है जिस प्रकार से आकाशगंगा का निर्माण हुआ था। अर्थात बच्चों, हम ये देखते हैं कि पदार्थों का इकट्ठा होना, ठीक है, और उनमें किस प्रकार से बिखराव, अलगाव होना, फिर इकट्ठा होना, इस प्रकार से जैसा कि हमने देखा ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है और उस विस्तार के कारण बच्चों, उस विस्तार के कारण से ही आकाशगंगाओं का निर्माण और उस निर्माण के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य उनके बीच की जो दूरी है उनमें भी परिवर्तन आता चला गया और वर्तमान में भी बच्चों यह होता जा रहा है। उसी दौरान हमने देखा कि तारों का निर्माण भी उसी तरीके से होता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। जब बच्चों ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी शुरुआती दौर में, तब उनमें जो ऊर्जा और पदार्थ दोनों का जो वितरण था वो समान रूप से नहीं था। अब समान रूप से ऊर्जा का और पदार्थ का वितरण नहीं होने से बच्चों क्या हुआ, उनके गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर पैदा हो गया। ये बच्चों उसी तरीके से है, मैं इसको उदाहरण द्वारा समझाऊं कि गुरुत्वाकर्षण बल हम में भी है, किसी भी वस्तु में भी है, ठीक है, सजीव हो, निर्जीव हो, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, उन सब में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्योंकि यह भी एक पिंड है। ठीक है, दुनिया में जितने भी पिंड होते हैं बच्चों, जिसमें भी द्रव्यमान होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हमारे में भी गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ये पृथ्वी में और एक इंसान में, दोनों में यदि गुरुत्वाकर्षण बल है, तो पृथ्वी को हम अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करते, जबकि पृथ्वी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। अर्थात हम जो भी वस्तु देख रहे हैं वो सब कहाँ पर है? पृथ्वी के ऊपर है। और क्यों है पृथ्वी के ऊपर? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। जितनी भी वस्तु हम देख रहे हैं पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के धरातल पर, वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उसकी धरातल पर उपस्थित है। यदि हम ब्रह्मांड में चले जाएं, ठीक है बच्चों, यदि हम ब्रह्मांड में चले जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव नहीं होने के कारण हम वहाँ पर तैरते रहेंगे। ठीक है, वहाँ एक जगह स्थिर नहीं हो पाएंगे। और यदि किसी दूसरे पिंड में चले जाएं, जैसे कि हम यदि चंद्रमा पर जाएं, मंगल ग्रह पर जाएं, तो वहाँ उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण हम उसके धरातल पर चले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मानव या एक वस्तु, कुछ भी हो सकता है, वो पृथ्वी के धरातल पर क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है किसके बजाय? उस व्यक्ति के। यदि मैं पृथ्वी पर हूँ तो पृथ्वी अब मेरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, उसी प्रकार से बच्चों मैं भी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता हूँ, लेकिन मेरा गुरुत्वाकर्षण बल कम है, कमज़ोर है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक बलवान है। इस वजह से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसी प्रकार से सभी वस्तुओं के साथ में यह उदाहरण हो सकता है। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जब दोनों गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं तो जिसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो पिंड बने उनमें ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था, असमान रूप से उनका पदार्थ और ऊर्जा का वितरण हुआ। इस कारण से बच्चों ध्यान देने वाली बात है, इसी कारण से सभी पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल भी अलग अलग हो गया।
क्यों हो गया? क्योंकि उनमें पदार्थ और ऊर्जा का वितरण भी अलग अलग था और इस वजह से उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी सबका अलग अलग हो गया। तो यही कारण था बच्चों कि पदार्थों का एकत्रण होना स्टार्ट हो गया, अर्थात जो भारी, जो अधिक मात्रा में पदार्थ था, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा था, उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो गया और उसके कारण से आसपास के जो हल्के थे वो उसमें मिल गए, अर्थात उनका समूहन स्टार्ट हो गया। जैसे कि बच्चों यह भारी कोई पिंड था और इसके आसपास छोटे पिंड थे, कम द्रव्यमान के थे, तो अधिक पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये इसमें आकर के मिल गए, इनका इसमें समूहन हो गया। तो इस प्रकार से इनका आकार लगातार रूप से बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ता चला गया? गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर के कारण। एक पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा था बजाय कि दूसरे पिंडों के, और इस प्रकार से उनमें समूहन की प्रवृत्ति आती गई और आकाशगंगाओं का निर्माण बच्चों होता गया। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो आकाशगंगाओं का भी विस्तार हो रहा है, अर्थात दो आकाशगंगाओं के मध्य की जो दूरी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से बच्चों हमने देखा कि आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। हमने देखा था बच्चों कि प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है वो कुछ एक ही होती है। ठीक है, हमने देखा था सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो कितनी दूरी है, लगभग 8 प्रकाश वर्ष दूरी है। तो हजारों की तादाद में प्रकाश वर्ष जो दूरी का मापक है यहाँ पर वो हो गया। आकाशगंगाओं के मध्य उनकी दूरी बढ़ती चली गई। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास लगभग 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। 80,000 से लेकर के बच्चों 1.5 लाख प्रकाश वर्ष, ये बहुत बड़ी, बहुत लंबी दूरी होती है, तो वहां तक इनका प्रकाश वर्ष की दूरी हो सकती है। इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि तारों का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं कि एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका या नेबुला कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हो गए। तो बच्चों एक निहारिका हुई, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, नेबुला या निहारिका बोला। ये क्या था? एक विशाल बादल थे हाइड्रोजन गैस के बने हुए। हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है और जब ब्रह्मांड की शुरुआत हो रही थी, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था, उस समय हमने देखा था पिछली क्लास में भी बच्चों कि हल्के पदार्थों का निर्माण हो रहा था। उसके पश्चात जब ग्रहों का निर्माण हो गया उसके पश्चात भारी पदार्थ बने, लेकिन शुरुआती दौर में हल्के पदार्थ थे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इस प्रकार के जो हल्के पदार्थ थे उनके विशाल बादलों के संचयन से, ठीक है, उन गैसों के बादलों के संचयन से क्या बनी? निहारिका बनी। और इन निहारिकाओं के समूहन से, ठीक है बच्चों, इन निहारिकाओं के जो लगातार रूप से इनमें आकार में परिवर्तन आया, इस वजह से ही आकाशगंगाओं का निर्माण हो पाया था। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो बच्चों ये जो निहारिकाओं के जो झुंड बने थे, ये लगातार रूप से अपना आकार बढ़ाते जा रहे थे। क्यों बढ़ाते जा रहे थे बच्चों? क्योंकि इनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगातार रूप से बढ़ रहा था, और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने के कारण इसके आसपास जो हल्के पदार्थ थे या गैस के बादल थे या छोटे पिंड थे, वो सब इसी में समाहित हो रहे थे। ठीक है, और लगातार रूप से अपना आकार बढ़ता जा रहा था और इनमें निर्माण होता गया। किस चीज़ का? तारों का निर्माण इनमें इसी प्रकार से होता गया। ठीक है बच्चों, और ये कब की घटना है? 5 से 6 अरब वर्ष पहले की घटना यह है। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों हम ग्रहों का निर्माण। जब तारों का निर्माण हो गया बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ, शुरुआत से देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड का विकास हुआ। किस प्रकार से विकास हुआ? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार अचानक से अग्निपिंड का विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के पश्चात जो पदार्थ थे, घने पदार्थ थे, घने पदार्थ से सामान्य पदार्थ और सामान्य पदार्थ से काले पदार्थों का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, काले पदार्थ थे वो
एक पिंड के रूप में विकसित हुए और पिंड के रूप में विकसित होने के पश्चात उनमें सामान्य पदार्थों का समूहन होने लग गया। धीरे 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 बच्चों समय बीतने के पश्चात वो क्या हुए, आकाशगंगाओं का उसमें निर्माण होता चला गया, गैस के बादल बनते गए और आकाशगंगाओं के निर्माण के पश्चात उनमें और ज़्यादा समूहन हुआ। ठीक है, और इसके पश्चात तारों का निर्माण हुआ। तारों के विस्फोट से बच्चों, तारों के विस्फोट से और उनमें लगातार रूप से विकास होने से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। अब बच्चों ग्रहों के जो विकास की अवस्थाएं है वो इस प्रकार से है। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। जो निहारिका थी, हमने देखा बच्चों, जो निहारिका थी, निहारिका क्या थी, निहारिका आकाशगंगा जिसके निर्माण होता है वो निहारिका होती है। तो निहारिका से ही आकाशगंगा का निर्माण हुआ। अब जिन निहारिकाओं में या जिन आकाशगंगाओं में गुंथित झुंड होते गए, ठीक है, जो गैस, विभिन्न प्रकार की गैस इनमें विद्यमान थी और इनके झुंड, ठीक है, होते गए और इन झुंडों से क्या हुआ, इन जो आकाशीय बादल थे इन झुंडों से क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। तारों के निर्माण के गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कि मैंने बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। तो बच्चों यहाँ पर तारों का निर्माण हो गया। तारों के निर्माण के पश्चात और इनमें गैस के बादल इसके समीप आने लग गए और गैस के समीप जब आने लग गए तो एक तस्तरी नुमा, ठीक है बच्चों, एक तस्तरी जो घूमती हुई तस्तरी नुमा थी उसका निर्माण हुआ और इसके निर्माण के पश्चात यह ग्रहों का निर्माण होता चला गया। जो तस्तरी थी उससे ग्रहों का निर्माण होता गया, क्रोड इनमें विकसित हो गए। क्रोड होता है नाभिक, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में यदि कोई पिंड बनेगा उसके लिए नाभिक होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि पहले ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड के विस्तार के पश्चात आकाशगंगाओं का निर्माण। आकाशगंगाओं के निर्माण में क्या हुआ, क्रोड के रूप में पहले तारों का निर्माण हुआ और तारों के निर्माण के पश्चात जब उनका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो गया और आसपास के गैसीय रूप में जो गैस थी उनके आसपास वो उनके चारों ओर तस्तरीनुमा अवस्था में घूमने लग गई। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। और जब ये और ज़्यादा घने होते चले गए और ज़्यादा संगठित होते चले गए, ठीक है, और ज़्यादा ठोस होते चले गए बच्चों, तब इन्हीं से ग्रहों का निर्माण हो गया। ये लगातार होने वाली प्रोसेस है और आज भी यह प्रोसेस चल रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसनन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहों विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हो गए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहण हुए। ये लगातार रूप से जो पिंड थे, जो छोटे छोटे पिंड थे, वो लगातार रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ते चले गए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बाद की अवस्था में क्या हुआ, अंतिम अवस्था में इस अनेक छोटे ग्रहों के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों का रूप में बढ़े। तो बच्चों यहां पर हमने देखा एक निहारिका, निहारिका के अंदर तारों का निर्माण। ठीक है बच्चों, तारों के निर्माण के पश्चात ये तारे आसपास की धूल, बादल, गैस और लगातार रूप से घूमने के कारण एक तस्तरीनुमा आकृति इनमें विकसित होती चली गई। तस्तरीनुमा आकृति जब विकसित होती चली गई तो इनसे क्रोड के रूप में अनेक ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ और लगातार रूप से इनमें ग्रहों का निर्माण होता चला गया। छोटे छोटे कणों जब मिलकर के बड़े पिंडों का रूप धारण करते चले गए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ। अगला है बच्चों, हमारे जो विभिन्न ग्रह हैं उनकी क्या स्थिति है, कितनी दूरी है, कितना घनत्व है, इस टेबल में हम एक बार देख सकते हैं। दूरी, घनत्व, अर्धव्यास और उपग्रह, ये प्रत्येक हमारे 8 जो ग्रह हैं, पहले बच्चों 2006 से पहले 9 ग्रह होते थे। ठीक है,
लेकिन अगस्त 2006 में एक ग्रह जिसे हमने क्या कहा, प्लूटो कहा था, हिंदी में उसे यम कहते थे, तो उस प्लूटो ग्रह को अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संघ ने बाहर कर दिया और उसके कुछ कारण बताए थे क्योंकि वो ग्रहों की परिभाषा में शामिल नहीं हो पाया। जो ग्रहों की परिभाषा बनाई गई थी उसके अंतर्गत उसको शामिल नहीं कर पाया, इस वजह से उसको बाहर कर दिया गया और सामान्य आकाशीय पिंड के रूप में उसको बनाया गया। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि बुध ग्रह है उसकी सूर्य से दूरी, यहाँ पर जो दूरी दिखाई गई है वो सूर्य से दूरी है और किस मात्रक में है, यहाँ पर मात्रक क्या है कि पृथ्वी की जितनी दूरी है। पृथ्वी की दूरी कितनी है बच्चों? पृथ्वी की दूरी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तो उसके अनुपात में हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, जितनी सूर्य से पृथ्वी की दूरी है उसके अनुपात में हम यहाँ पर बताएंगे कि उस ग्रह की सूर्य से कितनी दूरी है। इसी प्रकार से बच्चों घनत्व में यहाँ पर जो घनत्व दिया है वो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से जो अर्धव्यास है वो पृथ्वी के अर्धव्यास के कंपैरिजन में दी हुई है। जैसे कि भूमध्य रेखीय अर्धव्यास जो पृथ्वी का है वो 6278 है किलोमीटर। इसके अनुपात में यहाँ पर हम दिखाएंगे पृथ्वी के अनुपात में इन ग्रहों का अर्धव्यास या त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, और उपग्रह, प्रत्येक उपग्रह किसके कितने हैं। यहाँ पर बच्चों में एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो उपग्रहों की संख्या है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाई दे सकती है। उसका कारण है कि वक्त के साथ में उपग्रहों का पता चलता जाता है और इनकी संख्या घटती बढ़ती जाती है। लेकिन पृथ्वी के आसपास के जो ग्रह हैं, ठीक है, उनको हम अच्छे से सटीकता से देख सकते हैं बजाय के दूर के ग्रहों का। इसलिए पृथ्वी के आसपास के ग्रहों की जो सटीकता है वो ज़्यादा अच्छी है बजाय कि दूर की तरफ के ग्रहों के। तो यहाँ पर बुध ग्रह की जो दूरी है बच्चों वो पृथ्वी की दूरी के अनुपात में 0.387 है और घनत्व है इसका 5.44 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अर्धव्यास है 0.383 पृथ्वी के अर्धव्यास की तुलना में और उपग्रह है 0, यानी कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है और यह ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है। ठीक है, यहाँ मैं बता दूं बच्चों, सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, उसके पश्चात शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसमें अरुण और वरुण भी हम कहते हैं। उसी प्रकार से शुक्र ग्रह की जो दूरी है सूर्य से वो कितनी है? 0.723 इकाई क्या है? पृथ्वी की दूरी की तुलना में। घनत्व है 5.245 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अर्धव्यास है 0.949, ये क्या है? पृथ्वी के अर्धव्यास की तुलना में और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। जो पृथ्वी है इसकी दूरी 1 है। 1 का मतलब है कि पृथ्वी की दूरी के अनुपात में, तो जितनी पृथ्वी की है उतनी हमने यहाँ पर बता दी। तो पृथ्वी की दूरी के अनुपात में हम यहाँ जो भी इकाई दे रहे हैं वो पृथ्वी की दूरी के अनुपात में दे रहे हैं। घनत्व है वो 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अर्धव्यास 1 बताया हमने क्योंकि पृथ्वी की दूरी अर्धव्यास की तुलना में हम सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। और उपग्रह पृथ्वी का 1 है, कौन सा, क्या नाम है उसका? बिल्कुल सही, चंद्रमा उसका नाम है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है बच्चों, इसके बाद मंगल ग्रह, इसकी दूरी 1.524 पृथ्वी की तुलना में, 3.945 इसका घनत्व है और अर्धव्यास 0.533, यानी कि बच्चों पृथ्वी से यह छोटा है। ठीक है, ये तीनों जो ग्रह हैं पृथ्वी से छोटे हैं। और उपग्रह इसके कितने हैं? 2 है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह बच्चों? 2 उपग्रह। बृहस्पति के 5.203 दूरी, घनत्व 1.33, अर्धव्यास 11.19। तो बच्चों बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हुआ। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हुआ, पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा है त्रिज्या इसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी से 11 गुना बड़ी है। और इसके उपग्रह 53 है वर्तमान में बच्चों। लगातार रूप से इनमें चेंज आते जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो चारों हैं
इन चारों में चयन जाते रहते हैं, क्योंकि नई नई खोजें होती रहती है और फिर पता चलता है कि यह इसका एक और उपग्रह हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, देखा गया है, तो हम इसकी संख्या में इजाफा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि चारों जो ग्रह हैं इनके उपग्रहों की संख्या बदलती रहती है। बदलती रहने का मतलब ये नहीं है कि कम ज़्यादा होती है बच्चों। बदलते रहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे नई खोजें होती जाती है, नई चीज़ें देखी जाती है, नए उपग्रह यहाँ पर देखे जाते हैं, तो उसमें ऐड करते हुए जाते हैं। अभी भी विज्ञान इतना विकसित नहीं हो पाया है बच्चों कि हम पूरी तरीके से सटीकता के साथ में इसका जवाब दे सके। उसके बाद बच्चों शनि ग्रह है, उसकी दूरी 9.539 पृथ्वी की दूरी की तुलना में, 0.70 इसका घनत्व, 9.460 इसका अर्धव्यास, त्रिज्या अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 9 गुना ज़्यादा बड़ी इसकी त्रिज्या होगी, और इसके उपग्रह भी 53। यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, उसकी दूरी 19.182, घनत्व 1.17, अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या है 4.11 और उपग्रह इसके हैं 27। नेपच्यून, इसका दूरी है 30.058, 1.66 इसका घनत्व है, 3.88 इसका अर्धव्यास और 13 इसके उपग्रह है, जिसे वरुण हम हिंदी में कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमने विभिन्न चीज़ें देखी उपग्रहों के बारे में, दूरी, घनत्व, अर्धव्यास और उपग्रह। और जो ये दूरी और अर्धव्यास है यह पृथ्वी की तुलना में है, जबकि बच्चों घनत्व है वो है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और उपग्रह इनकी संख्या बताती है। ठीक है बच्चों, ये हमें देख लेना है एक बार। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों हम सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, और सौरमंडल का प्रमुख कौन है, हम सब जानते हैं सूर्य। सूर्य हमारा प्रमुख है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसलिए हमारे जो मंडल है, जो तारामंडल जो हमारा है, उसको क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में बच्चों 8 ग्रह है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व है हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। जितने भी ग्रह थे बच्चों उनकी उम्र क्या होगी, उनकी उम्र होगी 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पूर्व। तो पृथ्वी की उम्र भी लगभग इतनी ही है। अब आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी कितने साल पुरानी है या पृथ्वी की उम्र कितनी है, तो आप इनका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। जबकि बच्चों हमारा जो सौरमंडल है उसकी उम्र है 5 से लेकर के 5.6 अरब वर्ष पूर्व। तो सौरमंडल का विकास हुआ और उस प्रकार से ग्रहों का निर्माण भी हुआ। अब बच्चों हमारे सौरमंडल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सूर्य जो एक क्या है, तारा है। ठीक है, ये मुखिया है हमारे सौरमंडल परिवार का। ठीक है, इसके अलावा 8 ग्रह, लगभग 63 उपग्रह, और वर्तमान में बच्चों ये 63 उपग्रह ना होकर के लगभग 150 उपग्रह माने जाते हैं, लगभग। ठीक है, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े, जो मैंने बताया था बच्चों, मंगल और बृहस्पति के मध्य कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो क्या है, वो ग्रहों के टुकड़े हैं। संभवतः कोई विस्फोट के कारण या टक्कर के कारण वो टुकड़े हो चुके हैं, या फिर हो सकता है कि निर्माण के समय से ही वो टुकड़े रह गए हैं, उनमें एक प्रकार से पिंड का निर्माण नहीं हो पाया। तो वो क्षुद्र ग्रह हैं जिसे एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, धूमकेतु, कोमेट्स कहते हैं। और वृहद मात्रा में धूलिकण व गैस भी उपस्थित है, अर्थात लगातार रूप से इसमें परिवर्तन और विकास होता आ रहा है, और वर्तमान समय में भी बच्चों निर्माण की अवस्थाएं चालू है। हो सकता है कि नया ग्रह कोई बने, नया उपग्रह बने कुछ करोड़ साल बाद में, ठीक है, कुछ अरब वर्ष बाद में। बच्चों भौगोलिक अवस्थाएं में लाखों, करोड़ और अरबों वर्षों की बात की जाती है, तो यहाँ पर कोई बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों चंद्रमा। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में वैज्ञानिक एकमत नहीं है।
अनेक अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए इस बारे में। अब वास्तविकता क्या है इस बारे में अभी तक किसी को बारे में पता नहीं है, लेकिन संकल्पनाएं, हाइपोथेसिस व्यक्ति दे सकते हैं और विभिन्न लोगों ने अपने तर्कों के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए। तो बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक शब्द आया है, प्राकृतिक उपग्रह। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक उपग्रह का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं। अब इसके बारे में हमें देखना होगा कि उपग्रह होते क्या हैं। तो उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जो कि किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जो कि क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन बच्चों कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं, जैसे कि हमने संचार व्यवस्था में पढ़ते हैं। संचार व्यवस्था में हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के द्वारा अपनी संचार आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी में छोड़े जाते हैं और वो भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इस वजह से वो भी उपग्रह हुए, लेकिन वो कृत्रिम उपग्रह हुए, मानव के द्वारा निर्मित उपग्रह हुए। और यह विशाल मात्रा में एक आकाशीय पिंड है जो कि प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है और एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। वो मानते थे कि पृथ्वी और चंद्रमा की आकृति एक डंबल के आकार की थी। जैसे डंबल होता है हम जानते हैं, डंबल के आकार की थी, ठीक है। और ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे और आपस में ही घूमते थे। किसके? सूर्य के आपस में चक्कर इस तरीके से लगाते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात यह दोनों अलग हो गए, चंद्रमा पृथ्वी से अलग हो गया। यह पूरा पिंड डंबल बीच से पतला व किनारों से मोटा आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततोगत्वा टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी स्थान से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर में खड्डा हुआ, इस वजह से ही वो महासागर है। बच्चों, जहां खड्डा होगा, जहां धरातल नीचे होगा, वहीं पर पानी का जमा होगा, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि प्रशांत महासागर जो इतना बड़ा महासागर है वो क्या है? एक खड्ड है। और वो खड्ड का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा जो वर्तमान में आकाशीय पिंड है, उपग्रह है, वो पृथ्वी से अलग हो गया। और कहाँ से हुआ? जहाँ वर्तमान में प्रशांत महासागर है वहाँ से वो अलग हो गया। जैसे कि ये पृथ्वी है और यहाँ एक खड्डा यहाँ पर इस तरीके से हो गया और यह भाग टूट करके अलग हो गया, जो क्या बना? चंद्रमा बना। ऐसा मानते हैं कुछ लोग। अब इसमें कितनी सच्चाई है बच्चों, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा का निर्माण जो आज वर्तमान में प्रशांत महासागर है उसके उत्पन्न जो खड्ड है उसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ है। जबकि दूसरी संकल्पना है, जो दूसरा विश्वास है, उसके अनुसार पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टक्कर, ये जो टकराव है उसका नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लिट कहा। द बिग स्प्लिट के अंतर्गत ऐसा माना गया कि मंगल जैसा कोई ग्रह आया और पृथ्वी से टकरा गया। तो पृथ्वी से टकराने के पश्चात पृथ्वी का कुछ हिस्सा बाहर निकल गया और टूट करके अलग हो गया और वो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लग गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ? चंद्रमा का निर्माण हुआ। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया, जो मंगल ग्रह के बराबर या उससे दुगना या तिगुना बड़ा भी हो सकता है, वो पृथ्वी से टकराया। और टकराने के पश्चात जो पृथ्वी का कुछ हिस्सा पृथ्वी से अलग हो गया, टूट करके अलग हो गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से चंद्रमा का निर्माण हुआ। अलग अलग मत इस बारे में दिए गए हैं। अब बच्चों मैं एक सारणी के द्वारा ये बता देना चाहता हूँ कि भूवैज्ञानिक कालक्रम किस प्रकार से हुए। ये सारणी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है और समझना है कि किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं कौन कौन से समय में हुई। यहाँ पर मैं शुरुआत के दौर से बता देना चाह रहा हूँ कि बिग बैंग बच्चों, बिग बैंग जो थ्योरी आई वो लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई। अर्थात ब्रह्मांड के विस्फोट, ब्रह्मांड का जो विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, वो घटना कब की है? लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व की। इसमें सुपरनोवा और तारों की उत्पत्ति हुई 5 अरब से लेकर के 13.7 वर्ष पहले, और यहाँ सुपरनोवा का जो निर्माण हुआ वो 12 अरब वर्ष पहले हुआ। इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बच्चों ध्यान करने वाली बात है कि बिग बैंग की घटना कब हुई? 13.7 अरब वर्ष पहले हुई, और इसके पश्चात सुपरनोवा की अवस्था आई जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और उस सुपरनोवा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और यह समय कब था? 12 अरब वर्ष पहले का। इसके पश्चात बच्चों तारों की उत्पत्ति हुई, और तारों की उत्पत्ति हम जानते हैं हमारा जो सूर्य है वो क्या है? एक तारा है, और उसकी उत्पत्ति कब हुई? लगभग 5 अरब वर्ष पहले। तो ये घटनाएं हुई तारों की उत्पत्ति तक, बिग बैंग से लेकर के तारों की उत्पत्ति तक 5 अरब से लेकर के 13.7 अरब वर्ष पर पहले तक सूर्य की उत्पत्ति हो चुकी थी। इस प्रकार से सर्वप्रथम क्या हुआ? बिग बैंग हुआ, फिर सुपरनोवा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर तारों की उत्पत्ति हुई, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति के पश्चात तारों की उत्पत्ति हुई। अब तारों की जब उत्पत्ति हो गई तो फिर उसके बाद क्या होगा? ग्रहों का निर्माण होगा। तो आइए देखते हैं हेडियन। इसके पश्चात बच्चों हमने देखा कि लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व ग्रहों का निर्माण हुआ जिसमें पृथ्वी भी शामिल थी। तो पृथ्वी की उम्र लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, और यह आग का एक गोला जैसी थी और धीरे धीरे ठंडी हुई। अब यहाँ आग के गोले के कारण यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता देखी गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अधिक मात्रा में थी, और इस वजह से दूसरी चीज़ों का यहाँ उत्पत्ति धीरे धीरे बाद में हुई। तो बच्चों ये हेडियन इयोन्स, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि इयोन एक समय का कालक्रम है। इसके पश्चात हमने इसे एरा में बांटा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महाकल्प, उसके बाद कल्प में जिसे बोलते हैं पीरियड इंग्लिश में, उसके बाद युग या इपोच। यहाँ पर हम बताएंगे कि इसकी आयु कितनी है और इसमें क्या क्या घटनाएं घटी, इसके बारे में हम इस पूरी आगे भी इसका चार्ट आएगा उसमें हम बताएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा बिग बैंग, सुपरनोवा और तारों की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले तक हो गई थी। इसके पश्चात 4.6 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? ग्रहों की उत्पत्ति हुई, और उसी के दौरान पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई। और उस समय गर्म होने के कारण पृथ्वी जब गर्म थी, गैस का गोला थी, ठीक है, आग का एक गोला थी, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। यह जो एरा था वो पूरा एरा कहलाता है पूर्व कैम्ब्रियन, जिसकी उम्र है 57 करोड़ से लेकर के 4.8 करोड़ वर्ष पहले। इसको भी बच्चों हमने प्रोटोजोइक इयोन्स बांटा, आद्य महाकल्प, और इसके बाद आता है हेडियन। इसकी उम्र है आधुनिक वर्ष 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले, 2.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष पहले, 3.8 अरब वर्ष से 4.8 अरब वर्ष पहले। तो बच्चों यहाँ देखा हमने 3.8 अरब वर्ष से 4.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? महाद्वीप, महासागरों का निर्माण होने लग गया। महासागरों व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होनी थी। उस समय की क्या हुई बात बच्चों, यहाँ पर इसको अलग अलग बता देता हूँ मैं आपको कि 3.8 से 4.8 अरब वर्ष के जो मध्य का काल है, 3.8 से 4.8 अरब वर्ष पूर्व का जो काल है, वहाँ पर क्या हुआ? महाद्वीप व महासागरों का निर्माण
महासागर व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा थी। महासागरों में और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा थी। क्यों थी का ज़्यादा? क्योंकि शुरुआती दौर में पृथ्वी आग का एक गोला था और इस वजह से वहाँ पर CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा थी और इसी कारण से जल का निर्माण हुआ और जल के निर्माण से ही जिन भागों में पृथ्वी के जिन हिस्सों में खड्डे थे या गहरे थे उनमें जल भर गया और लगातार रूप से ये लाखों करोड़ों वर्षों की प्रोसेस के पश्चात आज हम जहां महासागर हमें दिखाई देते हैं वो महासागर विद्यमान है। लगभग 2.5 अरब वर्ष से 3 अरब वर्ष पहले ब्लू ग्रीन शैवाल जो कि एक कोशीय जीवाणु थे उनकी उत्पत्ति हुई। कब हुई? 2.5 अरब वर्ष से लेकर के 3.8 अरब वर्ष पूर्व की बात है। 57 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ वर्ष पहले कई जोड़ों वाले जीवों का विकास हुआ। यह समय बहुत इंपॉर्टेंट था, जीवों का विकास यहाँ पर हो पाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा। इसके पश्चात देखते हैं कि पुराजीवी जो एरा है, पुराजीवी एरा 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पहले, इसे हमने पर्मिनियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ओर्डोविशियन और कैम्ब्रियन, इस प्रकार से हमने इसे अनेक पीरियड या कल्पों में बांटा। इनकी क्या विशेषताएं थी बच्चों? कैम्ब्रियन, इससे पहले हमने क्या देखा? प्री कैम्ब्रियन था, ये पूर्व कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन काल था और इसके पश्चात आएगा कैम्ब्रियन काल। इसका समय है 50.5 से लेकर के 57 करोड़ वर्ष तक। 50.5 से लेकर के 57 करोड़ वर्ष तक। यहाँ क्या हुआ? स्थल पर कोई जीवन नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। स्थल पर तो कोई जीवन था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि शुरुआती दौर में जल में ही जीवन की शुरुआत हुई और वो भी कैसे? एक कोशीय जीवों से। ठीक है, तो यहाँ पर कैम्ब्रियन काल में, फिर देख लेना है बच्चों दोबारा से, कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीवन नहीं था और जल में बिना रीढ़ हड्डी वाले जीवों का विकास हो चुका था। यानी कि रीढ़ की हड्डी के जीवों का विकास उस समय कैम्ब्रियन समय तक नहीं हो पाया था। उसके बाद आता है ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन जो एरा है, जो पीरियड है बच्चों, ओर्डोविशियन पीरियड था 43.8 से 50.5 करोड़ वर्ष पहले और इसी समय ओर्डोविशियन समय में ही पहली मछली का विकास हुआ। पहली मछली का जो विकास हुआ वो कब हुआ? ओर्डोविशियन समय में। और ओर्डोविशियन समय कब से कब था? 43.8 से लेकर के 50.5 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, इसके पश्चात सिल्यूरियन जो काल था वो 40.8 करोड़ से 43.8 करोड़ वर्ष पहले स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह देखे गए। स्थल पर, क्योंकि जल के बाद बच्चों स्थल पर जीवन आया और स्थल पर पहले कब देखा गया? सिल्यूरियन या प्रवालवधि जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस समय स्थल पर जीवन के पहले चिन्ह और पौधों का भी विकास इस समय होने लग गया। इसके पश्चात डेवोनियन काल में, जो कि 36 से लेकर के 40.8 करोड़ वर्ष पहले की अवस्था है, उसमें स्थल व जल पर रहने वाले जीव विकसित हुए। स्थल पर भी और जल पर दोनों रहने वाले जीव उस पर विकसित हुए। इसके पश्चात बच्चों कार्बोनिफेरस जो काल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काल है। कार्बोनिफेरस काल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो 28.6 से 36 करोड़ वर्ष पहले इसकी अवस्था है। कार्बोनिफेरस काल है वो 28.6 से 36 करोड़ वर्ष पहले की इसकी अवस्था है और इसमें पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव इसमें देखे गए हैं। इसलिए यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल में रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव देखे गए थे और रेंगने वाले जीव जंतु भी यहाँ पर देखे गए कार्बोनिफेरस काल में। इसके पश्चात आता है बच्चों पर्मिनियन काल, जो कि था 24.5 करोड़ से लेकर के 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक। रेंगने वाले जीवों की अधिकता, जल स्थल चर भी यहाँ पर देखे गए।
पर्मिनियन काल में रेंगने वाले जीवों की अधिकता होने लग गई। तो हमने देखा जल में पहले जीवाणु उत्पन्न हुए। जीवाणु कैसे थे? जीवाणु होते हैं बच्चों सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से, बिग बैंग थ्योरी के पश्चात हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की उत्पत्ति हुई, आकाशगंगाओं के पश्चात तारों की उत्पत्ति, तारों के बाद विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति, उसी ग्रहों की उत्पत्ति में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान जब पृथ्वी तप्त गोला थी, ठीक है बच्चों, उस तप्त गोला का धीरे धीरे ठंडे होने लगा तो संकुचन आने लग गया। संकुचन आने से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण क्या हुआ? जल का विकास हुआ, अर्थात जल का निर्माण हुआ, H2O का निर्माण हुआ। और H2O के निर्माण के पश्चात और अधिक गैसों के कारण क्या हुआ? वायुमंडल का निर्माण हुआ, और वायुमंडल के निर्माण और जल की उत्पत्ति के बाद लगातार रूप से वर्षा आती गई। हजारों करोड़ों सालों तक इस प्रकार की प्रोसेस होती गई और महासागरों का निर्माण होता चला गया। अब महासागरों के निर्माण के पश्चात बच्चों क्या हुआ? जीवाणुओं का विकास हुआ। उन जीवाणुओं के निर्माण के पश्चात जल में, कहाँ पर? जल में सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई। अब जल में जीवन की शुरुआत हुई, उसके पश्चात मछली का विकास हुआ। मछली के विकास के पश्चात क्या हुआ? रेंगने वाले जीव, जो कि कैसे थे? स्थल में भी थे और जल में भी थे, दोनों प्रकार के जीव जगह पर वो रह सकते हैं। उस प्रकार के जीवों का विकास हुआ। फिर रीढ़ की हड्डी के जीवों का विकास होता चला गया, और यहाँ पर पर्मिनियन काल में रेंगने वाले जीवों की अधिकता हो गई, अधिकांश क्षेत्रों में उनका विस्तार हो गया। यहाँ तक हमने देखा पुराजीवी एरा, ठीक है। जो महाकल्प था वो कौन सा था? पुराजीवी महाकल्प था। इसके पश्चात बच्चों आ जाता है मध्यजीवी या मेसोजोइक एरा। इसके 3 भागों में हमने 3 पीरियड में बांटा, क्रिटेशियस, जूरेसिक और ट्रियासिक। 3 भागों में हमने इसको बांटा। तीनों की क्या विशेषता थी आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रियासिक, इसकी उम्र थी 20.8 से लेकर के बच्चों 24.5 करोड़ वर्ष पहले। इसमें मेंढक व समुद्री कछुओं का विकास हो गया था। मेंढक और समुद्री जो कछुए थे उनका विकास हो गया था, जो कहाँ थे? वो दोनों जगह पर रह सकते थे, जल में भी रह सकते थे और स्थल में भी रह सकते थे। जूरेसिक काल सब जानते हैं, 14.4 से 20.8 करोड़ वर्ष डायनासोर का युग है। हमने इस पे मूवी भी देखी होगी और कई जगह पढ़ा भी होगा। तो जूरेसिक जो काल था वो किसके अंतर्गत आता है? मेसोजोइक, मध्यजीवी एरा में आता है। जूरेसिक काल जिसका समय था 14.4 से लेकर के 20.8 करोड़ वर्ष पहले, इसमें डायनासोर का युग इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डायनासोर का विकास अत्यधिक मात्रा में और पूरी पृथ्वी पर उनका राज चलता था डायनासोर का। इसके पश्चात आता है क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल में डायनासोर विलुप्त हो गए थे और यह समय था 6.5 करोड़ से लेकर के 14.4 करोड़ वर्ष पहले। तो यहाँ पर हमने देखा कि मध्यजीवी या मेसोजोइक जो एरा है वो यहाँ पर 3 भागों में हमने इसे बांटा और इस प्रकार से डायनासोर का युग आया और उनका विलुप्त भी हो गया। इसके पश्चात बच्चों देखते हैं सेनोजोइक या नवजीवक एरा, जिसे हमने तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प, टर्सरी और क्वाटरनरी 2 भागों में हमने बांटा। पीरियड्स में अनेक जगह पर हमने जो क्वाटरनरी जो कल्प है उसे दूसरे एरा में भी डालते हैं, बाकी कुछ बुक्स में हमें यहाँ पर दोनों को एक साथ देखने को मिलता है। तो बच्चों हमारी पुस्तक के अनुसार जो सेनोजोइक जो एरा है उसको 2 भागों में बांटा है, टर्सरी और क्वाटरनरी। टर्सरी को फिर हमने 5 भागों में बांटा, पुरानूतन, आदि नूतन, अधिनूतन, अल्प नूतन और अति नूतन। ठीक है बच्चों, इसे इस प्रकार से बोलते हैं पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनका अलग अलग नाम दिया गया है। इसमें पैलियोसीन 5.7 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व है। यहाँ पर छोटे स्तनपाई जो चूहे वगैरह छोटे जो स्तनपाई है वो यहाँ पर इनका विकास हो पाया। इसके बाद अधिनूतन है, यह 3.7 करोड़ से 5.8 करोड़। यहाँ पर खरगोश जैसी चीज़ें जैसे जंतु
का निर्माण हुआ, अर्थात उनका विकास होता गया। बच्चों यहाँ पर ये देखने वाली बात है, जैसे कि हमने दूसरी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि किस तरीके से जीवों का विकास होता चला गया। यहाँ पर पृथ्वी के विकास के साथ साथ में हमने जीवों के विकास को भी देखा और लगातार रूप से एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता चला गया। ठीक है बच्चों, और हमारा जो आधुनिक समय में, वर्तमान समय में जो मनुष्य है वो सर्वाधिक रूप से क्या है, विकसित अवस्था में है। जीवों के सबसे विकसित अवस्था में मनुष्य पाया जाता है, जो कि वर्तमान में है। हो सकता है भविष्य में मनुष्य से भी अधिक कोई विकसित प्राणी हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि पुरानूतन काल में छोटे स्तनपायी चूहे जैसी जो जानवर थे उनका विकास हो चुका था। आदि नूतन में 3.7 करोड़ से 5.8 करोड़ वर्ष पहले की अवस्था में खरगोश जैसे जानवरों का विकास हो गया था। और अधिनूतन अवस्था में ओलिगोसीन में 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़ वर्ष पहले मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष जंतु निर्माण हो गया था। अर्थात यहाँ पर कैसा हुआ, मानव की उत्पत्ति अर्थात मानव का विकास यहाँ से माना गया है। ठीक है बच्चों, ओलिगोसीन काल से, ओलिगोसीन जो युग है वहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति देखी जाती है 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़ वर्ष पहले। इसके पश्चात बच्चों आता है अल्प नूतन 50 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पहले वन मानुष और फूल वाले पौधे और वृक्षों का निर्माण इस समय हुआ। वन मानुष का निर्माण हुआ, इसके साथ फूल वाले पौधे और वृक्षों का, जो बड़े बड़े वृक्ष हुए उनका निर्माण भी यहाँ पर हो गया था, उनका विकास भी यहाँ पर हो गया था। और इसके बाद बच्चों आता है अति नूतन। ठीक है, अति नूतन 20 लाख से 50 लाख वर्ष पहले आरंभिक मनुष्य के पूर्वज, जो आधुनिक जो मनुष्य है उससे शुरुआती दौर में, ठीक है, शुरुआती दौर के जो मनुष्य थे उनका विकास यहाँ पर हो गया था। लेकिन वन मानुष का जो निर्माण था वो अधिनूतन काल में हुआ और मनुष्य, वर्तमान जो मनुष्य है उनके जो पूर्वज है उनका निर्माण अति नूतन काल में हो पाया था बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखते हैं यहाँ पर क्वाटरनरी, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, अत्यंत नूतन और अभिनव। तो प्लिस्टोसीन काल ये था 10,000 से लेकर के 20 लाख वर्ष, यहाँ पर आदि मानव होमो सेपियंस का विकास हो गया था। और इसके पश्चात होलोसीन या अभिनव जो युग है वो है वर्तमान से लेकर के 10,000 वर्ष पहले, जो कि आधुनिक मानव यहाँ पर दिखता है। जो वर्तमान जो मानव दिखता है बच्चों, इससे पहले आदि मानव हुआ, आदि मानव से पहले आरंभिक मनुष्य के पूर्वज जिनका अलग अलग कालखंड हमने देखा, उससे पहले वन मानुष और वन मानुष से मिलता जुलता कोई जंतु। इस प्रकार से हमारा जो विकास है, जो जैविक विकास हमने यहाँ पर देखा, इसके साथ ही पृथ्वी का विकास और किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड का विकास यहाँ पर हमने देखा। तो शुरुआत में हमने क्या देखा, बिग बैंग थ्योरी से बच्चों, शुरुआत से क्या किया, बिग बैंग थ्योरी से लेकर के मानव, वर्तमान मानव की उत्पत्ति, अर्थात बिग बैंग से लेकर के वर्तमान मानव जो आधुनिक मानव है उनका विकास किस प्रकार से हुआ, इस टेबल के द्वारा, इस भूवैज्ञानिक काल माप क्रम के द्वारा हमने आज बताया। तो बच्चों इसे हमें याद करना है, देखना है, समझना है। इसमें ना केवल पृथ्वी का विकास देखा गया है अपितु हमारे सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा, ब्रह्मांड का विस्तार, उसके पश्चात किस तरीके से जीवन का शुरुआत हुई, जीव जंतुओं की किस प्रकार से शुरुआत हुई और वहां से लेकर के आधुनिक मानव तक किस प्रकार की यात्रा हमने इस टेबल के द्वारा की। यहाँ पर यह भी देखना होगा बच्चों कि भविष्य में किस प्रकार के जंतु, पेड़ पौधे या किस प्रकार के आकाशीय पिंडों का निर्माण हो। यह भी संभव है कि भविष्य में इनमें और अधिक विकास हो जाए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने आज यहाँ पर देखा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि आकाशीय पिंडों का विकास किस प्रकार से हुआ और भूवैज्ञानिक काल माप क्रम किस प्रकार से यहाँ पर हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में बच्चों हम देखेंगे स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का विकास आखिर में किस प्रकार से हुआ। धन्यवाद बच्चों।